एक गरीब किसान का बेटा जो महीने के सिर्फ 90 रुपए कमाता था। कौन यकीन करेगा कि वो एक दिन ऐसी कंपनी खड़ी कर देगा जिसकी टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी, जिसकी कंपनी ने मल्टीनेशनल कंपनी को भी हिला डाला। सुनने में ये सब फिल्मी लगता है, लेकिन इसे सच कर दिखाया है 10वीं पास चंदू भाई ने। एक टाइम था जब इनके पास घर का किराया देने के लिए 50 रुपए तक नहीं थे, लेकिन थिएटर की सीट साफ कर करके, गली गली में फिल्मों के पोस्टर्स लगा के और कैंटीन में सैंडविचेस बेचकर ये गरीब लड़का आखिर इतना सफल कैसे हो गया कि गुजरात की सबसे बड़ी वेफर कंपनी बालाजी वेफर्स खड़ी कर दी। ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्हें लगता है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास पैसा, डिग्री, नाम नहीं है। और इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे जेब खाली होने पर भी, डिग्री ना होने पर भी, जीरो से करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास और मेहनत के बलबूते पर। कहानी है 1972 की, जब गुजरात के जामनगर जिले में एक छोटे से गांव के अंदर पोपट भाई विरानी नाम के एक गरीब किसान रहते थे, जो कि खेती करके ही अपने परिवार का पेट पालते थे। इनकी जिंदगी का जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन एक समय ऐसा अकाल आया कि उनकी सारी फसल और मेहनत बर्बाद हो गई। उसके बाद भी कभी सूखा तो कभी बिन मौसम बरसात होने लगी, जिससे पोपट भाई विरानी और उनकी परिवार मुश्किल में आ गए। आखिर इस सबसे तंग आकर उन्होंने 20,000 रुपए में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। जो पैसे मिले उन्होंने अपने 3 बेटे चंदू भाई, मेघजी भाई और भिखू भाई विरानी में बांट दिए ताकि वो इन पैसों से कोई व्यापार शुरू कर सके। पिता से पैसे मिलते ही 15 साल के चंदू भाई अपने दोनों भाइयों को लेकर राजकोट चले गए और वहां उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और फार्म इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू किया। अब डीलर को पता था कि इनको बिजनेस का कुछ खास नॉलेज नहीं है। उन्होंने चंदू भाई को नकली फर्टिलाइजर्स बेच दिए। अब थोड़ी नॉलेज ना होने की वजह से चंदू भाई का अपना पहला बिजनेस 2 साल के अंदर ही बंद हो गया। अब जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए और फिर से तीनों भाई के हाथ कुछ नहीं लगा और तीनों भाई सड़क पर आ गए। परिवार और पेट भरने के लिए कुछ तो करना होगा। वापस गांव जाकर फायदा नहीं, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं। जमीन थी वो बेच दी और पैसे सारे खत्म हो गए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो राजकोट में ही रहकर कुछ नया काम करेंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बुरा वक्त और पैसा ना होने से वो घर का किराया भी नहीं भर पा रहे थे, जो सिर्फ 25 रुपए था। तब उन्होंने सोचा कि हम मेस चलाएंगे, मेहनत करेंगे और बच्चों को खाना खिलाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद चंदू भाई को एस्ट्रॉन नाम की एक सिनेमा में चौकीदारी का काम मिला, जिसकी सैलरी थी महीने के 90 रुपए। चंदू भाई झट से राजी हो गए। हालांकि चौकीदारी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे मिले, इसलिए वो कभी मूवीज के पोस्टर्स लगा दिया करते थे तो कभी कैंटीन में भी काम कर लेते थे। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने मिलता है कि लाइफ में ना आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है पहले ही बारी में आपको सफलता मिल जाएगी। सोचो, उन्होंने खेती की, वो नहीं चली, इक्विपमेंट में आए, वो नहीं चला, मेस बनाया, वो नहीं चला, तो चौकीदार तक बन गए। इतनी बिजनेस चेंज किए लेकिन हार नहीं मानी। अगर हार मान लेते तो आज इतने बड़े साम्राज्य के धनी नहीं होते। और फिर इस तरह से कम पैसों में ही सही, जैसे तैसे करके उनका गुजारा होने लगा। चंदू भाई ईमानदार बहुत थे, इसलिए कुछ ही दिन बाद उन्हें थिएटर के कैंटीन का ठेका भी मिल गया। देखो, इससे आपको ये सीखने मिलता है कि जहां अपॉर्चुनिटी मिले बस कूद पड़ो। ये काम मिला वो भी कर लिया, थिएटर मिला उसको भी कर लिया, कैंटीन मिला उसको भी कर लिया। सारे छोटे मोटे काम चंदू भाई करने के लिए तैयार हो गए। अब थिएटर में काम करते करते चंदू भाई को एक आइडिया आया। वो इंटरवल के टाइम पर मसाला सैंडविचेस बनाकर लोगों में बेचने लगे। जैसे ही इंटरवल होता, मसाला सैंडविचेस तैयार ही होते। ये मसाला सैंडविच लोगों को खूब पसंद आया और उनके सैंडविचेस खूब बिके, जिससे चंदू भाई ने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया। जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो चंदू भाई ने गांव से अपने परिवार को बुलाया और फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर उनके सैंडविच के बिजनेस को खूब आगे बढ़ाया। बट एक प्रॉब्लम आ गई। मानो कि उन्होंने 100 सैंडविचेस बनाए, उसमें से 70 बिके और 30 रह गए।
और अगले दिन सैंडविचेस पर फंगस लग जाता और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते थे, बेच नहीं पाते थे। मतलब वो जितना कमाते थे उसमें से आधा नुकसान में ही चला जाता। इससे अब चंदू भाई भी परेशान होने लगे और सोचा कि ये सैंडविच का बिजनेस तो नहीं चलेगा। उन्होंने खूब सोचा कि मैं ऐसा क्या बेचूं जो कई दिनों तक खराब ना हो और लोगों को भी खूब पसंद आए। और फिर चंदू भाई को पोटैटो वेफर्स बेचने का आइडिया आया, जिसने उनकी किस्मत ही चमका डाली। चंदू भाई ने तुरंत ही पतले आलू की चिप्स किसी वेंडर से खरीदने की डील की और अपने कैंटीन में बेचने लगे। लेकिन आगे चलकर चिप्स के बिजनेस में भी उन्हें एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि उनका वेंडर उन्हें टाइम पर चिप्स सप्लाई ही नहीं करता था। देखिए, इंटरवल होता है 15 मिनट का। अब 15 मिनट में अगर वो वेंडर चिप्स लेकर नहीं आया तो वो बेचेंगे क्या? लोगों को इंटरवल में चिप्स नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने वेंडर को चेंज करने का सोचा। एक वेंडर चेंज किया, दूसरा वेंडर चेंज किया, पर कुछ बात ही नहीं बनी। कभी चिप्स की सप्लाई लेट होती थी तो कभी टूटे फूटे चिप्स मिल जाते थे और इससे चंदू भाई फिर से परेशान हो गए। और अब उन्होंने सोचा कि वो किसी वेंडर के भरोसे नहीं रह सकते। अब वो खुद से ही चिप्स बनाकर बेचेंगे। उस टाइम पर चंदू भाई के पास 10,000 की सेविंग थी और इन्हीं पैसों की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली और चंदू भाई रात में कैंटीन से आने के बाद पोटैटो वेफर्स खुद ही बनाने लगे। शुरुआती समय में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें चिप्स बनाते वक्त कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कोई चिप्स जल जाते थे तो कोई चिप्स नरम रह जाती थी, तो कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्च ज्यादा। लेकिन बार बार मेहनत करने के बाद फाइनली उन्होंने परफेक्ट पोटैटो वेफर्स बनाना सीख ही लिया। अब वो घर पर ही चिप्स बनाने लगे। स्वाद भी अच्छा और क्वालिटी भी एक नंबर, जिसकी वजह से उनकी चिप्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। उनकी चिप्स बन गई सुपर डुपर हिट। तो दोस्तों, इससे हमने ये सीखा कि आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो सबसे पहले एक चौकीदार बने, लेकिन बनते बनते वो अभी एक वेफर्स बनाने के काम में लग गए। मेहनत करोगे तो रास्ता अपने आप मिलेगा, बस कमाने की भूख होनी चाहिए। Where there is a will, there is a way। चंदू भाई की चिप्स की बिक्री को देखकर थिएटर के ओनर ने चंदू भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली और चंदू भाई अब 3 अलग अलग थिएटर कैंटीन्स को चलाने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने अपनी चिप्स 25 से 30 मर्चेंट्स को सप्लाई करनी शुरू की और धीरे धीरे ये पूरे राजकोट में पसंद किए जाने लगे। लेकिन मार्केट में कई सारे फेमस ब्रांड्स ऑलरेडी अपनी चिप्स बेच रहे थे, तो चंदू भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं भी मेरे पोटैटो वेफर्स को एक नाम दे दूं, ताकि उनके पोटैटो वेफर्स को एक नई पहचान मिल जाए। उनके कैंटीन के बगल में ही एक बालाजी हनुमान का मंदिर था, तो चंदू भाई को वहीं से आइडिया मिला कि आज से हमारे पोटैटो वेफर्स का नाम होगा बालाजी वेफर्स। लेकिन ये तो अब बस शुरुआत ही थी। इनके वेफर्स की डिमांड देखते ही देखते इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि एक समय तो ऐसा आया कि परिवार का हर एक सदस्य दिन रात मेहनत करके भी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में चंदू भाई ने सोचा कि क्यों ना वेफर्स बनाने वाली मशीन ही लगाई जाए, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। अब जब वो मशीन खरीदने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा महंगी है। अब मशीन खरीदने के पैसे उनके पास नहीं थे, तो अब क्या किया जाए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने मशीन को समझना शुरू किया कि मशीन काम कैसे करती है। मशीन की प्रोसेस को समझने के बाद उन्होंने बाजार से मशीन बनवाने के लिए अलग अलग पार्ट्स लाकर खुद ने ही अपने लिए पोटैटो चॉपिंग और पोटैटो पीलिंग मशीन बना डाली। और अब कुछ साल तक इसी मशीन के सहारे उनका काम चलता रहा और उसके साथ उनका बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ता रहा। पूरे राजकोट में मशहूर होने के बाद अब चंदू भाई चाहते थे कि उनके वेफर्स अब पूरे भारत देश में भी मशहूर हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके लिए एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने बहुत रिस्क के साथ बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट खोल दिया। रिस्की इसलिए था क्योंकि लोन लेने के बाद भी बिजनेस नहीं चला तो लॉस का सारा बोझ चंदू भाई को खुद ही उठाना पड़ेगा। लेकिन तकदीर ने उनका साथ नहीं छोड़ा और ऐसा समय कभी आया ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी मार्केट शेयर और कस्टमर्स बढ़ते ही चले गए। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कर दिया और साथ में अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमेटेड एडवांस मशीन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि चंदू भाई मानते थे कि भले ही मशीन महंगी होती है लेकिन इंसान से ज्यादा काम कर सकती है और कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को भी मेंटेन करती है। अब उनके पास मशीन है,
प्रोडक्ट है, डीलर्स है और कस्टमर्स भी है। लेकिन इतने में ही वो नहीं रुके, उनको तो अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना था। एक टाइम पर एक स्टेट पर फोकस करेंगे। इन्होंने धीरे धीरे पूरा गुजरात कैप्चर किया। गुजरात का 90% शेयर मार्केट उनके हाथ लग गया। हर 100 मीटर की दूरी पर आपको बालाजी का प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। धीरे धीरे गुजरात के पास राजस्थान में गए, आगे चलकर महाराष्ट्र में गए, गोवा गए, मध्य प्रदेश गए और धीरे धीरे चंदूभाई की बालाजी वेफर्स कंपनी लोकल ब्रांड से रीजनल और रीजनल से फिर नेशनल ब्रांड बन गई। आज की तारीख में बालाजी 11 से ज्यादा स्टेट्स में मौजूद है और 5 स्टेट्स में तो इनकी लीडरशिप है। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि आपको एक अलग पहचान बनानी है तो आसानी से तृप्त मत हो जाओ, आगे बढ़ो, उसी एरिया में मत घूमते रहो। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत जरूरी है बाहरी दुनिया को समझने के लिए। उसे समझो और वैसा प्रोडक्ट बेचो। अब चंदूभाई को पता था कि जरूरी नहीं है जो फ्लेवर्स गुजरात के लोग पसंद करते हैं वही फ्लेवर्स महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के लोग पसंद करेंगे। इसीलिए जैसा देश वैसा भेष को ध्यान में रखकर उन्होंने प्रोडक्ट को अलग अलग फ्लेवर्स देना शुरू कर दिया। जैसे 23 तरह के नमकीन बेचने लगे, खट्टा, मीठा, तीखा, चना जोर, गरम। फिर 14 फ्लेवर्स के वेफर्स बेचने लगे, नींबू, मिर्ची, पुदीना सब अवेलेबल कर दिया। वेस्टर्न स्नैक्स पसंद है तो उसमें भी 14 फ्लेवर्स की वैरायटी लाई, नाचोस, नूडल्स, नट्स। अब इससे ये समझ में आता है कि इंडिया में एक ही प्रोडक्ट एक ही फ्लेवर्स के साथ नहीं चलते। हर गली, हर स्टेट के लोग अलग अलग टेस्ट रखते हैं। इसीलिए इंडिया के मार्केट को जीतना है तो प्रोडक्ट इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको मार्केट में एक अलग पहचान बनानी होगी। आपके पास यूएसपी होना जरूरी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। अब बालाजी की यूएसपी क्या थी कि उनके पास अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थे, जो चाहिए वो मिलेगा। 50 से ज्यादा फ्लेवर्स थे। दूसरी बात ये थी कि प्राइस बहुत सस्ता था। जितने प्राइस में कॉम्पिटिटर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है उसी प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी बालाजी वेफर्स बेच रहा था। अब देखो, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है लेस, जो बदनाम किस वजह से है कि पैकेट में हवा आती है, हवा आती है। तो बालाजी ने अपना स्लोगन बनाया कि हवा कम, वेफर्स ज्यादा और फ्लेवर्स वाह वाह। बालाजी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली तो कॉम्पिटिटर जलेगा ही जलेगा ना। बालाजी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पेप्सिको ने इनके ऊपर केस फाइल कर दिया, ये कहकर कि बालाजी ने हमारा पैकेजिंग डिजाइन चुरा लिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट भी पेप्सिको के सपोर्ट में आई कि डिजाइन तो कॉपी हुआ है। मजबूरन बालाजी को अपनी पैकेजिंग डिजाइन बदलनी पड़ी। अब पैकेजिंग से ही पहचान होती है, पैकेजिंग चेंज तो अब ब्रांड को कैसे पहचाना जाएगा। लेकिन हमारे चंदूभाई की सोच अलग ही थी। उन्हें पता था कि लोग बालाजी के नाम पर विश्वास करते हैं, क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, उनके पैकेजिंग या डिज़ाइन पर नहीं। और आगे चलकर हुआ भी यही, क्योंकि जहां लेस का मार्केट धीरे धीरे घट रहा था वहीं बालाजी वेफर्स की ग्रोथ हर साल 25 से 20% हो रही थी। बालाजी की ग्रोथ को देखते हुए एक मल्टीनेशनल कंपनी ने चंदूभाई को 4000 करोड़ में बालाजी कंपनी को बेचने का ऑफर दिया। लेकिन चंदूभाई ने इस डील से साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि मेरी कंपनी मेरे बच्चों के समान है और मैं मेरे बच्चे नहीं बेचूंगा। आज बालाजी रोज 10 लाख किलो नमकीन और 8 लाख किलो वेफर्स बनाती है। इनके टोटल 4 प्लांट हैं, 3 गुजरात में है और एक इंदौर में है। और जहां जहां ये जाएंगे वहां धीरे धीरे ये प्लांट डालेंगे ताकि इनका लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाए और जल्दी जल्दी लोगों तक अपना प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। इकोनॉमिक टाइम्स ने तो इनकी ग्रोथ और लोकप्रियता को देखकर इन्हें सुल्तान ऑफ वेफर्स का नाम दिया। चंदूभाई का कहना है, हम कोई टारगेट नहीं रखते, ना ही सेल्स टारगेट और ना ही प्रॉफिट टारगेट। हमको तो बस लोगों को खुश करना है, बस उनका प्यार चाहिए, मार्केट शेयर नहीं चाहिए। देखो, अब मार्केट शेयर तो सबको चाहिए दोस्तों, लेकिन इनके बोलने की टेक्निक दिल छू जाती है। तो ये थी पूरी कहानी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट पोटैटो वेफर्स कंपनी की, जो अगले 10 सालों में इंडिया का नया हल्दीराम बन सकता है। और आपको बालाजी की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो आगे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जिसे जॉब नहीं मिल रही है उसे बिजनेस करने में इंस्पिरेशन मिले। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।